नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर। मैं हूं आपके साथ सौम्या मिश्रा। उत्तराखंड के बुलेटिन में आपका स्वागत है। वहीं उत्तराखंड के कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। मौसम विभाग ने आज रेड अलर्ट जारी किया। उत्तरकाशी, देहरादून, रुद्रप्रयाग, टिहरी, पौड़ी, हरिद्वार, नैनीताल, चंपावत, उधम सिंह नगर, इन सभी जिलों में स्कूल, कॉलेज और आंगनबाड़ी बंद। लोगों से सावधानी बरतने की अपील की गई है। तो ये खबर आपको दे दें, जहां उत्तराखंड के कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। जमकर बारिश हो रही है। कई जगह ओलावृष्टि, बादल फटने की घटनाएं भी सामने आई हैं और सबसे ज्यादा भयावह स्थिति पहाड़ी क्षेत्रों की है, जहां पर लैंडस्लाइड लगातार हो रही है, रास्ते बाधित हो रहे हैं। लोगों से लगातार अपील की जा रही है कि बहुत जरूरी हो तो ही जाए, अगर टाला जा सकता है वो काम तो टाल दिया जाए। वहीं रुद्रप्रयाग में लगातार हो रही बारिश, प्रयागराज में उफान पर नदी और नाली, शासन प्रशासन अलर्ट मोड पर। लोगों को सुरक्षित स्थानों में जाने की अपील। तो ये बड़ी खबर आपको दे दें, जहां प्रयागराज में उफान पर नदी और नाले, शासन प्रशासन अलर्ट मोड पर है। लोगों को सुरक्षित स्थानों में जाने की अपील की गई है। रुद्रप्रयाग में लगातार हो रही बारिश। वहीं टिहरी में लगातार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से कई जगहों पर भूस्खलन हुए हैं। नतीजन कई सड़कें बंद हैं तो कहीं विद्युत आपूर्ति ठप है। ये तस्वीरें कुमालडा मालदेवता की है, जहां टिपरी के पास लैंडस्लाइड हुआ। भारी भूस्खलन से रास्ता बंद हो गया और प्रशासनिक अमला सड़क खोलने में जुटा हुआ है। टिहरी में लैंडस्लाइड, प्रशासन राहत कार्य में जुटा हुआ है। तो टिहरी में लैंडस्लाइड, प्रशासन राहत बचाव के कार्य में जुटा हुआ है। पानी के बहाव को रोकने का प्रयास किया जा रहा है, आप देख सकते हैं। वहीं चमोली में बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त है। थराली में मकान क्षतिग्रस्त हुआ, मचा हड़कंप। बता दें, चमोली में भारी बारिश, थराली में मकान गिरा है। बता दें, लोगों के नुकसान भी हो रहे हैं। पूरा मकान किस तरीके से ढह गया, आप तस्वीरों में देख सकते हैं। लाखों का नुकसान हुआ, लोगों के आशियाने छिन गए। लोग बेसुध हैं कि अब वो करे तो करे क्या, जाए तो जाए कहां। चमोली में बारिश हो रही है, थराली में मकान गिरा है और अब बस बहुत ही परेशानी में है और क्या करें। मेरी बात बता दें कि बहुत बारिश की वजह से मकान जो है वो जमींदोज हो रहे हैं। 11 बजे से क्षतिग्रस्त हो गई है। और अब आपको कुछ तस्वीरें दिखाते हैं जो कि उत्तराखंड के चंबा से हैं। बता दें, यहां लगातार बारिश जारी है। ये तस्वीरें देखिए, उत्तराखंड के चंबा में भारी बारिश हो रही है। चंबा में भारी बारिश की तस्वीरें सामने आई हैं। तो आप देख सकते हैं कि बारिश का कहर इस समय देखा जा रहा है। कुदरत कहर बनकर टूट रही है। देखिए, जितना आपको सुहावना ये दृश्य लग रहा होगा, उतना ही भयावह यहाँ पर रहने वाले लोगों के लिए तस्वीरें हैं, क्योंकि वो रोज इन तस्वीरों से गुजर रहे हैं। वहीं चारधाम यात्रा फिर से शुरू हुई। 24 घंटे तक यात्रा पर रोक लगी थी। गढ़वाल मंडल आयुक्त विनय शंकर पांडे ने जानकारी साझा की है। तो ये खबर आपको दे दें, जहां पर केदारनाथ की यात्रा जो है वो दोबारा से संचालित की जा रही है, जहां भारी बारिश के चलते यात्रा रोक दी गई थी कि भूस्खलन हुआ था। हालांकि आपको बता दें कि कुछ दिन पहले भूस्खलन हुआ था, जिसमें 2 व्यक्तियों की मौत हुई थी, जिसके बाद यात्रा को रोका गया। 24 घंटे के बाद फिर से यात्रा सुचारू रूप से शुरू हो चुकी है। वहीं देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे दी, जहां बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के लिए आज नामांकन होगा। प्रदेश अध्यक्ष के पद के लिए महेंद्र भट्ट, ज्योति प्रसाद गैरोला, आदित्य कोठारी, विनोद चमोली, खजान दास का नाम आगे है। 10 बजे से लेकर 12 बजे तक नामांकन होगा। सीएम धामी, महेंद्र भट्ट, नरेश बंसल मौजूद रहेंगे। 12 बजे से 2 बजे तक नामांकन पत्रों की जांच होगी। आज ही 3 बजे से 4 बजे तक नाम वापसी होगी।
1 जुलाई को यानी कि कल 12 बजे हो जाएगा नए प्रदेश अध्यक्ष का नाम का ऐलान। युवा चेहरा या फिर कमान एक बार फिर से महेंद्र भट्ट के हाथ। उत्तराखंड बीजेपी अध्यक्ष को लेकर ये चुनाव होगा और कयास हालांकि ये लगाया जा रहा है कि सारे समीकरणों को भांपते हुए कि एक बार फिर से कमान महेंद्र भट्ट को सौंपी जा सकती है, लेकिन क्योंकि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री खुद युवा हैं और प्रदेश की कमान भी शायद युवा के हाथ में जा सकती है। अभी अटकलें तेज हैं और लंबे वक्त से सभी को इंतजार था कि कब प्रदेश अध्यक्ष मिलेगा। हमारे साथ हमारी सहयोगी दीपिका भट्ट जुड़ चुकी है। दीपिका, देखिए सभी को इंतजार था लंबे वक्त से कि कब बीजेपी अपना प्रदेश अध्यक्ष जो है उनका नाम का ऐलान करेगी। कल ये इंतजार खत्म हो जाएगा, क्या कयास चल रहा है? जी बिल्कुल, देखिए आज जो है बड़ा दिन है भाजपा के लिए, क्योंकि आज नामांकन का दिन है। ऐसे में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष का ऐलान जो है वो कल हो जाएगा। आज नामांकन होगा। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष जो मौजूदा हैं महेंद्र भट्ट समेत कई ऐसे नाम हैं जिनकी चर्चाएं चल रही है। ज्योति प्रसाद गहलोत, खजानदार समेत और कई ऐसे नाम हैं जिनके नाम पर मुहर लग सकती है। लेकिन फिलहाल जो है आज नामांकन होना है। मुख्यमंत्री पुष्पसेन धामी इस नामांकन में कुछ ही देर बाद पहुंचेंगे। फिलहाल जो है भाजपा कार्यालय में पुलिस तैनात की गई है, क्योंकि सीएम भी खुद इस नामांकन में पहुंचेंगे। ऐसे में जो भाजपा के तमाम कार्यकर्ता है वो भी यहाँ पहुंचे, क्योंकि आज उनके लिए किसी त्योहार से कम नहीं है। अगर बात करें प्रत्याशियों की तो ऐसा कहा जा रहा है और सूत्रों से खबर मिली है कि जो महेंद्र भट्ट है भाजपा के जो वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष है, उनके नाम पर एक बार फिर से जो मुहर है वो भाजपा लगा सकती है। और जो नाम है अन्य उसमें ज्योति प्रसाद गहलोत, आदित्य कोठारी, विनोद चमोली समेत खजानदार का नाम है। लेकिन अक्सर देखा गया है जिनके नाम चर्चाओं में चलते हैं उनके नाम से हटके जो है भाजपा हमेशा फैसला लेती है, फिर चाहे वो मुख्यमंत्री का नाम का ऐलान हो या फिर अन्य पदों पर नाम का ऐलान हो। तो उम्मीद यही है, खबर यही है कि महेंद्र भट्ट के नाम पर एक बार फिर से मुहर लग सकती है। बिल्कुल दीपिका, तो देखिए आपने जैसा कि बताया कि क्या शायद ऐसा हो सकता है कि एक बार फिर से बीजेपी सरप्राइज दे दे। हालांकि महेंद्र भट्ट को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है। सारे समीकरणों को भांपते हुए एक बार फिर से उनके हाथ में कमान जा सकती है। जी बिल्कुल, देखिए भाजपा जो है तमाम जो समीकरण होती है क्षेत्र जो होता है उसको देखते हुए ही होती है। कभी गढ़वाल, कभी कुमाऊं मंडल उनके समीकरण को जोड़ती है, पंडित या राजपूत क्षेत्रीय, इन सभी तमाम चीजों को देखकर ही जो है अध्यक्ष के नाम का ऐलान करती हैं, या फिर मुख्यमंत्री के या अन्य जो नाम है उन दावेदार होते हैं उनके नाम का ऐलान करती है। और ऐसे में लेकिन अभी जो खबर है सूत्रों के हवाले से ये मिली है कि महेंद्र भट्ट जो है फिर से प्रदेश अध्यक्ष बन सकते हैं। हालांकि जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि हमेशा से ही भाजपा चौंकाने वाले जो नाम है उनका ऐलान कर देती है। जैसे कि जब मुख्यमंत्री के पद के लिए नाम चल रहे थे तो तमाम जो वरिष्ठ नेता हैं उनके नाम चल रहे थे जो कि काफी लंबे समय से विधायक हैं, लेकिन एकदम से पुष्कर सिंह धामी के नाम पर मुहर लगाती है भाजपा और सबको चौंका देती है। तो ऐसे में प्रदेश अध्यक्ष के नाम पर फिलहाल भले ही महेंद्र भट्ट का नाम चल रहा हो, लेकिन जो ऐलान है वो चौंकाने वाला हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया दीपिका हमारे साथ जुड़ने के लिए। वहीं उत्तराखंड में बीजेपी को जल्द ही नया प्रदेश अध्यक्ष मिलने जा रहा है। 1 जुलाई यानी कि कल नए प्रदेश अध्यक्ष के नाम का ऐलान हो जाएगा। इसी के साथ ही बीजेपी में नए प्रदेश अध्यक्ष के नाम को लेकर कयासबाजी तेज हो गई है। गढ़वाल कुमाऊं के बैलेंस और जाति समीकरण को ध्यान में रखते हुए महेंद्र भट्ट को एक बार फिर से कमान सौंपी जा सकती है। तो मिशन 2027 को ध्यान में रखते हुए कुछ नए चेहरों पर भी दाव लगाए जाने के कयास हैं। वहीं कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी जिसे भी प्रदेश अध्यक्ष बनाए इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। रिपोर्ट देखिए। एक जुलाई को नए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का ऐलान। युवा को मौका या फिर महेंद्र भट्ट को कमान। बीजेपी में प्रदेश अध्यक्ष के नाम पर कयासबाजी। कोई बने नहीं पड़ेगा कुछ फर्क, कांग्रेस बोली। उत्तराखंड में नए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष को कमान सौंपे जाने की घड़ी नजदीक आ गई है। बीजेपी के संगठनात्मक चुनाव प्रभारी खजानदास ने प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव का कार्यक्रम जारी कर दिया है। 30 जून को नामांकन और नामांकन पत्रों की जांच होगी। 1 जुलाई को नए प्रदेश अध्यक्ष के नाम का ऐलान होगा। उत्तराखंड के चुनाव अधिकारी बनाए गए केंद्रीय राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा नए प्रदेश अध्यक्ष का ऐलान करेंगे। चुनाव कार्यक्रम जारी होने के साथ ही बीजेपी में नए प्रदेश अध्यक्ष के नाम को लेकर कयासबाजी भी तेज हो गई है।
सूत्रों के मुताबिक पार्टी नेतृत्व मिशन 2027 को ध्यान में रखते हुए ऐसा चेहरा सामने लाना चाहता है जो संगठन में मजबूती के साथ साथ कार्यकर्ताओं को जोड़े रखने में सक्षम हो। प्रदेश अध्यक्ष के चयन में गढ़वाल कुमाऊं में क्षेत्रीय संतुलन, जातीय समीकरण और संगठनात्मक क्षमता को भी ध्यान में रखा जाएगा। इस लिहाज से महेंद्र भट्ट को एक बार फिर कमान देने की चर्चा है। सीएम धामी के साथ महेंद्र भट्ट की ट्यूनिंग भी उनकी दावेदारी को मजबूत कर रही है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की रेस में प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी, धर्मपुर विधायक विनोद चमोली और दर्जाधारी राज्य मंत्री ज्योति प्रसाद गैरोला के नाम भी चर्चा में हैं। वहीं कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी जिसे भी प्रदेश अध्यक्ष बनाए इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि 2027 में बीजेपी की विदाई तय है और इसकी झलक पंचायत चुनाव में देखने को मिल जाएगी। हमारे अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष का हो और चाहे हमारे जो राष्ट्रीय परिषद के लिए जो हमारे मेंबर्स जाने हैं उनका नामांकन हो, ये पूरी प्रक्रिया परसों को हो जाएगी और फिर 1 तारीख के लिए जो चुनावी कार्यक्रम के तहत 1 तारीख को घोषणा होगी। हमारे राष्ट्रीय नेताजी यहाँ पर आ रहे हैं एज ए चुनाव अधिकारी के रूप में, आदरणीय मल्होत्रा जी जो राज्य मंत्री हैं केंद्र में, और वो उस दिन घोषणा करेंगे। 2027 का बात यदि भाजपा करती है कि प्रदेश अध्यक्ष को इसलिए बदल रहे हैं कि 2027 में उन्होंने विजय प्राप्त करनी है, सत्ता दोबारा कब्जा करनी है, तो वो भूल रहे हैं कि उन्होंने अपने मुख्यमंत्री को कई बार बदला। एक बार तो बहुत ज़रूरी मुख्यमंत्री लाए थे कि मुख्यमंत्री बहुत ज़रूरी हैं और उनको जनता ने जो है धूल चटा दी थी। तो जो पार्टी मुख्यमंत्रियों को बार बार बदल कर कुछ 30 ना मार सकी हो, कुछ कोई खास काम ना कर सकी हो, वो प्रदेश अध्यक्ष बदल कर भी क्या कर पाएगी। 2027 के सपने देखने का अधिकार हम भाजपा को देते हैं। उत्तराखंड बीजेपी में नए प्रदेश अध्यक्ष के नाम का ऐलान होने वाला है। नए प्रदेश अध्यक्ष के सामने सबसे पहली चुनौती जुलाई में होने वाले पंचायत चुनाव में पार्टी का विजय अभियान जारी रखने की होगी। साथ ही मिशन 2027 का बड़ा लक्ष्य साधने के लिए संगठन को मजबूती के साथ आगे लेकर चलना होगा। अब निगाहें इस पर लगी हैं कि उन चुनौतियों का सामना करने के लिए बीजेपी किसके कंधों पर ये जिम्मेदारी सौंपती है। देहरादून से संवाददाता दीपिका भंडारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। बड़ी खबर आपको दे दें, जहां गदरपुर विधानसभा से विधायक अरविंद पांडे ने राजनीति से ऊपर उठकर बड़ा दल दिखाया। उन्होंने विपक्ष के नेता को न्याय दिलाने में पूरी शिद्दत से मदद की। उसके बाद विपक्ष के नेताओं का प्रतिनिधि दल पीड़ित परिवार और अरविंद पांडे के कैंप कार्यालय पहुंचा। इस प्रतिनिधि दल का नेतृत्व कांग्रेस नेता अनिल शर्मा ने किया, जिसे लेकर अनिल शर्मा ने विधायक की तारीफ की। उन्होंने कहा, विधायक ने राजनीति को न देखते हुए हमारे साथी अरविंद आर्य के परिवार को संकट की घड़ी से निकाला। उन्होंने विधायक अरविंद पांडे का धन्यवाद किया। बता दें कि गदरपुर विधानसभा क्षेत्र में भूमाफियाओं ने गलत तरीके से जमीन बेच दी और 2 करोड़ रुपए ऐंठ दिए। पुलिस से शिकायत करने के बाद भी उन्हें निराशा ही मिली। वहीं पीड़ित पक्ष ने विधायक का दरवाजा खटखटाया, जिसके बाद विधायक ने उन्हें न्याय दिलाया। गदरपुर उत्तराखंड विधायक अरविंद पांडे ने दरियादली दिखाई। धन्यवाद दूंगा आदरणीय बड़े भाई अरविंद पांडे जी को कि इन्होंने पार्टी और दल से उठ के एक ऐसे परिवार की मदद की, क्योंकि मैं स्वतंत्रता संग्रामी परिवार से भी हूँ, कांग्रेसी भी हूँ। एक जमीनी विवाद के मामले में मैं ऐसा उलझा हुआ था कि मैं हर जगह से निराशा देने के बाद मेरी माँ ने कहा कि एक बार बाबू से मिलिए, पांडे जी से। मेरी हिम्मत तो नहीं हो रही थी किस मुँह से जाऊँ, क्योंकि मैंने कभी बीजेपी को वोट दिया नहीं, लेकिन मेरे घर वालों ने बार बार यही कहा कि एक बार बाबू से मिलो। उन्होंने मेरी मदद की और इनके आशीर्वाद से मुझे सफलता मिली। मैं शुक्रिया अदा। तो आम जनता इन्हीं उम्मीदों से सांसद और विधायक बनाती है। तो जब ऐसा कोई संवेदनशील विषय है कि किसी व्यक्ति के साथ जालसाजी हो जाए, फोटोवर्टी हो जाए, तो ऐसे विषय को जनप्रतिनिधि को गंभीरता से लेना चाहिए। चाहे किसी पक्ष का व्यक्ति हो, किसी जाति संप्रदाय का हो, उसको आउट ऑफ वे जाकर सही व्यक्ति की, पीड़ित व्यक्ति की मदद करनी चाहिए। इस जो अरविंद आ गया है, फ्रीडम फाइटर के पोते हैं, उनका गांव स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का है। तो इनके साथ बरेली में कुछ लोगों ने जालसाजी की
और मैं वहाँ के जो एसएसपी हैं, बरेली के एसएसपी, मैं उनका हृदय से कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहूँगा। और ऐसे अधिकारी सब जगह होने चाहिए। चंपावत में अधिकारियों की लापरवाही सामने आई है, जहां लोहाघाट ब्लॉक के सीमांत जीआईसी रोसाल में बीते 1 साल से दीवारें ढह गईं, लेकिन इसकी सुध अभी तक किसी जिम्मेदार अधिकारी ने नहीं ली, जिसे लेकर विद्यालय के पीटीए अध्यक्ष मोहन चंद्र पांडे ने विभागीय कार्य प्रणाली पर नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि 1 वर्ष बीत जाने के बाद भी संबंधित विभागों ने सुरक्षा दीवार का निर्माण कार्य नहीं कराया। उन्होंने कहा विद्यालय भवन पूरी तरह से खतरे की जिद में है और उन्होंने मानसून काल में छात्रों के साथ बड़ा हादसा होने की आशंका जताई। उन्होंने बताया कि इस विषय में अधिकारियों को शिकायत की गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। वहीं जिलाधिकारी मनीष कुमार ने मामले को संज्ञान में लेते हुए संबंधित अधिकारियों को समस्या के समाधान के निर्देश जारी किए। राजकीय इंटर कॉलेज रोसाल की जो प्रांगण की दीवार है वो वर्ष 21-22 में वो दीवार बनाई गई थी, लेकिन 21-22 में जो आपदा आई थी बनाने के तुरंत बाद वह दीवार ध्वस्त हो गई थी। उसके बाद फिर उसे 24-25 में दोबारा बनाया गया, लेकिन सितंबर माह में जो आपदा आई थी, आपदा में वह दीवार फिर से ध्वस्त हो गई, पूर्ण रूप से ध्वस्त हो गई थी। और जो जहाँ पर वो प्रांगण की दीवार है उसके जो नीचे करीब 5 से 7 मीटर नीचे कक्षाएँ संचालित होती हैं, जिसमें छोटे छोटे 6, 7, 8 के बच्चे व 9, 10 की क्लासें उसमें संचालित होती हैं। अगर कोई पत्थर वहाँ से गिरता है तो उसमें बच्चों के चोटिल होने की और घटना घटने की संभावना है। हम जो है बार बार ये प्रशासन से और विभाग से अनुरोध करना चाहेंगे कि जो प्रांगण की दीवार है उसके पत्थरों को तुरंत उठाया जाए और उस दीवार को बनाया जाए, और जो नीचे प्रांगण की दीवार है उसको भी ठीक किया जाए, क्योंकि न तो बच्चों के पास जो है प्रार्थना करने के लिए प्रांगण है, न कोई क्रीड़ा स्थल है, तो बहुत ही बड़ी समस्या है। पंचायत चुनाव अधिसूचना जारी होने के बाद जिले में तैयारियां तेज हो चुकी हैं। रविवार की मुख्य विकास अधिकारी डॉक्टर जीएस खाती ने लोहाघाट ब्लॉक कार्यालय पहुंचकर स्ट्रांग रूम, मतगणना टेबल और नामांकन देने के प्रस्ताव का निरीक्षण किया। उन्होंने रिटर्निंग और सहायक रिटर्निंग अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए। 30 जून से चुनाव प्रक्रिया शुरू हो रही है, जिसके लिए चुनाव आयोग को सुरक्षा संबंधी पत्र भेजा गया। ये हमारे त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव जो है स्टार्ट है। 30 तारीख को अधिसूचना जनपद से स्टार्ट हो जाएगी और नामांकन पत्रों की बिक्री शुरू हो जाएगी। उसके बाद हम लोग जो है अभी आगे के चरण की भी हम अभी चर्चा कर रहे थे कि नॉमिनेशन की व्यवस्था देख रहे थे। पूर्ण व्यवस्था पूर्ण है। नॉमिनेशन पत्र या नामांकन कैसे लेंगे, कहाँ पे काउंटिंग होगी, उसके बारे में आज जायका लिया। जनपद चंपावत में ओवरऑल हमारी पूरी व्यवस्थाएँ हैं, हम तैयार हैं। 2013 की केदारनाथ आपदा को 12 साल बीत चुके हैं, लेकिन त्रासदी के कई जख्म आज भी नहीं भर सके। उस समय 735 शवों के डीएनए सैंपल लिए गए थे, लेकिन अब तक सिर्फ 33 की पहचान हो पाई है। 700 से ज्यादा सैंपल आज भी किसी नाम और रिश्ते की तलाश में हैं। देश भर से 700 से अधिक परिजनों के डीएनए सैंपल लिए गए थे, लेकिन मेल नहीं हो सके। 2013 में जो सैंपल्स दिए गए थे, डीएनए के सैंपल्स, उसमें जो पूरे का मिलान इसलिए नहीं हो पाया बिकॉज उसमें हम बॉडीज जो पार्ट लेके आते हैं हम लोग बहुत कम ही हम सैंपल लेके आ पाए थे, बिकॉज सारी बॉडीज उस समय तक नहीं हमें विजिबली मिली थी। बल्कि शुरुआत में 2013 में मिले, 14 में मिले, 15-16 लगातार कुछ सालों में जब वहाँ पे कंस्ट्रक्शन वर्क चला, खुदाई हुई, कुछ बॉडीज मिली, ऐसे हम लोगों ने डीएनए लिया। और उसके बाद जो इच्छुक लोग थे जिनको मैच कराना था उनके सैंपल से मैच हुआ, लेकिन पूरे मैच नहीं हो पाए। ये मैं ज़रूर कहूँगा कि यद्यपि डेथ सर्टिफिकेट्स तो उनको मिल गए थे जिनकी वहाँ पे मृत्यु हुई थी, लेकिन मैचिंग प्रॉपरली सभी की नहीं हो पाई। मोथरोवाला में विचारिक नई सोच और 17 संस्थाओं ने रक्तदान शिविर का आयोजन किया। खराब मौसम के बावजूद 216 यूनिट रक्तदान हुआ। मुख्य अतिथि विधायक उमेश शर्मा ने कहा कि रक्तदान जीवन दान है। अपर सचिव मुख्यमंत्री बंशीधर तिवारी ने युवाओं की सक्रियता की प्रशंसा की और आयोजकों को धन्यवाद किया। एक नई सोच सामाजिक संस्था के द्वारा आज रक्तदान शिविर का आयोजन यहाँ किया गया है। पूर्व में इनके द्वारा इस तरह के रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाता रहा है और अलग अलग जगहों पर जो निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर है वो भी लगाए जाते रहे। और देखिए इस तरह के कार्यक्रम से निश्चित रूप से जो एक इलाज है वो आम जन की पहुंच तक जाता है।
जिनको जो जरूरत होती है वहाँ तक स्वयं पहुँचते हैं। जो जरूरतमंद होंगे उन तक रक्तदान के माध्यम से जो रक्त आज यहाँ कलेक्ट होगा वो ब्लड बैंक तक पहुँचेगा और जरूरतमंदों तक पहुँचेगा। एक बहुत जैसे विचार, एक नई सोच है, मैं तो कहूँगा एक बहुत ही उत्तम सोच है। काशीपुर के शहर की गलियों में, चाय की दुकानों पर, सोशल मीडिया के कोनों में कुछ लोग दिन रात एक ही बात दोहरा रहे हैं कि काशीपुर कांग्रेस का गढ़ रहा। लेकिन जब इतिहास की किताबें खोलकर देखी जाती हैं तो सच्चाई कुछ और ही निकलती है। इन बातों को हवा देने वाले वही लोग हैं जो हर चुनाव में कांग्रेस की जीत का सपना देखकर अब सपना बेचने लग गए हैं। लेकिन हकीकत यह है कि 1985 के बाद कांग्रेस यहां कभी विधायक की सीट जीती नहीं। वहीं कुछ नहीं है। 1980 से 1985 तक सत्येंद्र चंद्र जी गुड़िया विधायक रहे। 85 के बाद फिर एक चुनाव हुआ, उसमें नरेंद्र तिवारी जी विधायक रहे। अब 87 से और 2025 चल रहा है। आप लगा लीजिए कि कांग्रेस का विधायक कब रहा यहाँ पर या कितने मेयर रहे। अगर लोकल इलेक्शन की बात करते हैं ना हम तो इस चीज़ में, तो मुझे तो लगता नहीं। मैं तो खुद स्वतंत्र संग्राम सेनानी परिवार से रहा हूँ, आज की डेट में भारतीय जनता पार्टी में कार्य कर रहा हूँ, लेकिन मैंने तो आज तक देखा नहीं कि कांग्रेस कभी गढ़ रही हो। इन लोगों की तो आपस की बेकार की मानसिकता, छोटी मानसिकता, ग्रोहबाजी करते हैं। इस चक्कर में इन्होंने कांग्रेस का नाश कर दिया। कुछ लोग पता नहीं कहते हैं गढ़ रहा या गढ़ है। मुझे तो समझ में आता नहीं कब गढ़ रहा और कब है। घनसाली विधानसभा क्षेत्र में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए कांग्रेस प्रभारी विजय गुनसोला की देखरेख में भिलंगना और बालगंगा ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की संयुक्त बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता दोनों ब्लॉक अध्यक्षों ने संयुक्त रूप से की। बैठक में प्रभारी विजय गुनसोला ने कार्यकर्ताओं से व्यापक चर्चा की। विजय गुनसोला ने कहा कि आज ही उम्मीदवारों का पैनल तैयार कर प्रदेश नेतृत्व को भेज दिया जाएगा और जल्द ही कांग्रेस पार्टी के अधिकृत उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी जाएगी। विकासनगर के विधायक मुन्ना सिंह चौहान हरबटपुर बस अड्डे पर बनी यात्रा पड़ाव पर रुके यात्रियों से मिलने पहुंचे, जहां उन्होंने यूपी, गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश से आए यात्रियों से बातचीत की। साथ ही राजस्थान से गंगोत्री धाम जाकर कांवड़ लेकर पैदल यात्रा करने वाले 30 लोगों के जत्थे के बीच बैठकर भगवान भोलेनाथ के भजनों का आनंद लिया। की प्रॉब्लम हैगी है, इसलिए हमने रोक दिए हैं, तो रुक रहे हैं आराम से, कोई बात की परेशानी नहीं है। ये तो हमारी पहले की गुजरों की परंपरा चली आ रही है, ये उसको करते हैं और उसको पीते हैं। उनको नए बच्चे को बता के जाएंगे हमने ये किया तो आप भी आगे बढ़ना है ऐसे ही। खबर लक्सर से है, जहां नगर पालिका प्रशासन ने बाढ़ की त्रासदी से बचाने के लिए नगर के तमाम नालों का सफाई अभियान शुरू कर दिया। पालिका प्रशासन को शिकायत मिली थी कि नगर का मुख्य नाला जो नगर क्षेत्र से होकर शुगर मिल परिसर से होकर गुजरता है, उसमें समय भारी मात्रा में कचरा और कबाड़ अटका पड़ा है। इसके मद्देनजर नगर पालिका चेयरमैन संजीव नीटू और अधिशासी अधिकारी कामल हसन ने मौके पर पहुंचकर नाले का निरीक्षण किया, जिसके बाद तुरंत जेसीबी मशीन से नाले की सफाई का काम शुरू कर दिया गया। पालिका अधिकारियों का कहना है कि 80% से अधिक नालों की सफाई का काम पूरा हो चुका है। मुख्य नाले की भी सफाई कर दी जाएगी। अब हमने इनको 2 वार्डों में डिवाइड किया। 20 एक उसका जो उत्तरी भाग था, एक दक्षिणी भाग। 23 नाले इधर थे और 20 नाले एक तरफ थे। उनका एक बार हमने सफाई करवा दी, लेकिन पुणे एक बार जो है जहाँ जहाँ दिक्कत आ रही है पानी की समस्या से निपटने के लिए पुणे सफाई करवा रहे, जिसके तहत सुगर मीरवार नाला जो था, इसका बेड थोड़ा ऊंचा था और जो मार्केट का पानी था पिछली बार मेन जो है इसके मार्केट में पानी भरना है, मेन कारण यही नाला था, जिसके लिए आज स्पेशल जो है पोखरण में गई ये कराया जा रहा है। बाकी जो साफ सफाई की व्यवस्था है उसको दुरुस्त करने के लिए हमने नया टेंडर भी कर दिया है और फिलहाल जो है हमारे नए ठेकेदार की पहले से काम शुरू कर देंगे। सफाई व्यवस्था विशेष ध्यान देंगे। हमारे यहाँ लक्सर पुरे नगर के अंदर जो है करीब 43 नाले हैं। इनका सफाई का कार्यक्रम पिछले करीब 1 महीने से लगभग चल रहा है और हम अच्छे से अच्छा करने का प्रयास कर रहे हैं। एक शुगर मिल में नाला है जो आप हम लोग देख भी रहे हैं, ये बहुत बुरी तरीके से अटा हुआ था, जिसकी वजह से मैं समझता हूँ कि जो बाढ़ का जो पहले बाढ़ आई है और पानी की निकासी ठीक से नहीं हो पाई, उसका मेन कारण ही नाला ही था। इसको हम आप देख रहे हैं पोखरण लगाकर हम सफाई का काम कर रहे हैं और विदिन 1 हफ्ते के अंदर जितने भी इस तरह के नाले हैं हमें पूरा सफाई करने का पूरा प्रयास है, ताकि पहली बात तो ये भगवान से प्रार्थना की बाढ़ ना आए, लेकिन यदि कोई ऐसी बात होती भी है तो पानी आराम से निकल जाए, नगर वासियों को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं। हमारा यही प्रयास है।
मानसून सीजन में सड़क दुर्घटनाओं की बढ़ती आशंका को देखते हुए पौड़ी में परिवहन विभाग ने सख्त कदम उठाने शुरू कर दिए। जिला परिवहन अधिकारी ने बताया कि बारिश के दौरान सुबह 6 से 9 बजे और शाम 6 से 9 बजे तक सड़क दुर्घटनाएं सबसे अधिक होती हैं। इसे ध्यान में रखते हुए इन समय अवधियों में विशेष चेकिंग अभियान चलाया जाएगा और आम जनता से भी अपील की गई है कि बरसात के मौसम में अति आवश्यक होने पर ही यात्रा करें। हमने जो सड़क दुर्घटनाओं का आजकल आकलन किया है कि जैसा आप देख रहे हैं कि ये बरसात का सीजन है। बरसात के सीजन में सड़कें खराब हो जाती हैं, काफ़ी जगह मलबे आ जाते हैं या ऊपर से पहाड़ से भी पत्थर आने लगते हैं। तो इस तरह से मल्टी कारण हो जाते हैं, कह लीजिए कि सड़क दुर्घटनाओं के लिए। तो इसमें सावधानी बहुत ज़्यादा आवश्यक हो जाती है। तो आपके चैनल के माध्यम से हम ड्राइवर से और यात्रियों से सबसे अपील करेंगे कि आवश्यक दशा में ही वो यात्रा करें इस समय बरसात को देखते हुए, और चालक को सावधानी बढ़ाने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत हो जाती है कि वो एक तो अपनी गति पर एकदम नियंत्रण रखे। कोई जल्दबाजी इस समय दुर्घटना कारित करने में सहायक बनेगी। इसके साथ ही हम अपनी जो हमारी टीम है इनको भी हम मुस्तैद कर रहे हैं। हम देख रहे हैं इस समय सुबह के समय 6 बजे से 9 बजे के बीच और शाम को जो हमने आकलन किया है, शाम को भी यही 6 बजे से लेकर 9 बजे के इस दौरान सड़क दुर्घटनाएं ज्यादा हो रही हैं। एक तरफ जहां बेटियां देश के गौरव में कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी हैं, तो दूसरी ओर अब वही बेटियां अपराध की काली दुनिया में कदम रखती हुई दिखाई दे रही हैं। किसी ने क्या खूब कहा था कि बेटियां किसी से कम नहीं हैं। चाहे देश की सेवा हो या फिर अपराध की दुनिया, हर जगह उनकी मौजूदगी दिख रही है। अपराध को कम करने के लिए उधम सिंह नगर पुलिस भी एक्शन में है और बैठकों के दौर के साथ अवेयरनेस के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। बिना जागरूकता के नशे को नहीं रोका जा सकता है। दूसरा, जो लोग भी इसमें बेचने में, ट्रांसपोर्टेशन में या स्टोरेज में इन्वॉल्व हैं, उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की जा रही है। इसमें इन्वॉल्वमेंट चाहे महिला की हो या पुरुष की हो, उनको आइडेंटिफिकेशन किया जा रहा है। जिनका इनको संशय है उनका आइडेंटिफिकेशन किया जा रहा है। ये डायरेक्ट इन्वॉल्व हैं या इनके पीछे कोई और है जो इनसे इस काम को करा रहा है, उसको भी किया जा रहा है और उसी आधार पे मेरिट के हिसाब से इनके विरुद्ध कार्रवाई हमारे द्वारा अमल में लाई जा रही है। किसी भी समाज में लोगों की जागरूकता अति आवश्यक है। कई बार जो परंपरागत तरीके की पुलिसिंग होती है तो उसमें एक सिलेक्टेड एरिया में हमारे द्वारा दृष्टिकोण बनता है, लेकिन जब जनता के द्वारा सूचना और इस तरह की चीज़ों का संवाहक होता है तो उसमें कार्रवाई और इफेक्टिव होती है। अपराध होता है, उसमें अपराधी चाहे पुरुष हो या महिला हो, अगर उसका इन्वॉल्वमेंट हो, उससे समाज को नुकसान हो रहा है तो निश्चित रूप से हम उसका आइडेंटिफिकेशन भी करते हैं और उनके विरुद्ध हमारे द्वारा कार्रवाई भी अमल। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिएगा हिंदी खबर के साथ। नमस्कार।